आज लेसन 5 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। लेसन 5 में है, चैप्टर का नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना। तो ये लेसन 5 का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। तो पॉलिटिकल साइंस में पहला क्वेश्चन है ये कि नेहरू के बाद उत्तराधिकार पर विवेचना कीजिए। कहने का मतलब है कि नेहरू जी जो प्रधानमंत्री थे उनके बाद कौन उत्तराधिकार, मतलब उनके प्रधानमंत्री के बाद कौन प्रधानमंत्री बना, इस पर विवेचना करने के लिए बोल रहा है। तो आज का पहला क्वेश्चन है ये कि नेहरू के बाद उत्तराधिकार पर विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू के उत्तराधिकारी की खोज कर ली गई। लाल बहादुर शास्त्री को देश का प्रधानमंत्री बनाकर नेहरू के उत्तराधिकारी संबंधी विवाद को शांत कर दिया गया। कहने का तात्पर्य था कि नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। तो नेहरू जी के प्रधानमंत्री के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने, इसके लिए इस उत्तराधिकार का पहले से ही खोज किया जाने लगा था और लाल बहादुर शास्त्री को देश का प्रधानमंत्री बनाकर नेहरू के उत्तराधिकार संबंधी विवाद जो हो चुका था कि कौन बनेगा, तो उसको शांत कर दिया गया। नेहरू के उत्तराधिकारी का सवाल उठाने वाले देश विदेश के आलोचक भारतीय लोकतंत्र की पहल देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कहने का तात्पर्य है कि ये तो शांत हो गया, लेकिन नेहरू के उत्तराधिकार का सवाल उठाने वाले जो पहले कहते थे कि कौन बनेगा, देश के आदमी हो या फिर विदेश के आदमी हो, कि कैसा भारत के प्रधानमंत्री होगा, किस प्रकार से होगा, तो इस प्रकार से तो कह रहा है कि जैसा ही आलोचक भारतीय लोकतंत्र की पहल देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कांग्रेस के अध्यक्ष के कामराज ने लोकतांत्रिक तौर तरीके से दल के नेताओं और सांसदों से सलाह मशवरा किया तथा पाया कि सभी लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में हैं। इस तरह शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने। कहने का तात्पर्य है कि ये तो जब बन गया तो भारतीय राजनीतिक शास्त्र में भारत के लोकतांत्रिक पहल को देख करके सारे आश्चर्यचकित रह गए, देश और विदेश के आदमी। फिर कहा कि लोकतांत्रिक तौर तरीके से नेताओं को सांसदों में सलाह मशवरा किया तथा पाया कि सभी लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में है। कहने का मतलब सारे आदमी से जब ये बात सलाह लिया गया कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो सभी ने लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में वोट दिया। ठीक है, इस तरह शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने। वे उत्तर प्रदेश के थे। तो लाल बहादुर शास्त्री कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के थे। आगे है, प्रधानमंत्री के पद पर लाल बहादुर शास्त्री बहुत कम दिन। कहने का तात्पर्य है कि लाल बहादुर शास्त्री जी थे जो, तो प्रधानमंत्री के पद पर बहुत कम दिन तक के रहे। कितने दिन रहे? तो 1964 से 1966 तक, अर्थात 2 साल के करीब करीब रहे। लेकिन इतनी छोटी अवधि में उन्होंने 2 बड़ी चुनौतियों का सामना किया। कहने का तात्पर्य है कि इतनी छोटी अवधि में 2 ही साल में उन्होंने 2 बड़ी चुनौतियों का सामना किया। भारत 1962 के चीन युद्ध के चलते उत्पन्न आर्थिक, कहने का तात्पर्य है कि 1962
कि चीन युद्ध के चलते उत्पन्न आर्थिक समस्याओं से उभरने का प्रयास कर रहा था। साथ ही सूखे के चलते देश के अधिकांश भागों की स्थिति विस्फोटक थी। इन समस्याओं से शास्त्री जी निपट ही रहे थे कि इसी बीच दूसरी बड़ी समस्या देश के समक्ष खड़ी हुई और 1965 में पाकिस्तान के साथ भारत को युद्ध करना पड़ा। कहने का तात्पर्य है कि जैसा ही लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, ठीक तो वहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बने तो 2 साल के लिए बने, तो 2 साल में उन्होंने देश की 2 बड़ी समस्या का समाधान किया। एक समस्या ये कि 1964 में बने, लेकिन 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था और भारत इस तरह से बुरी तरह से हार गया था। तो एक समस्या वो हो गई। दूसरी समस्या ये हो गई कि 1965 में पाकिस्तान ने फिर से भारत पर आक्रमण कर दिया था। तो ये आपकी थोड़ा सा इसमें और बचा हुआ है, देख लेते हैं उसको। आगे है, इन दोनों बड़ी चुनौतियों को सामना करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा देकर किसान और सेना दोनों को प्रोत्साहित किया। तो कहने का मतलब है कि जैसे ही प्रधानमंत्री बने तो 2 चुनौतियों का सामना किया और लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया जो अभी भी चलता है। कौन सा नारा दिए थे? जय जवान जय किसान का नारा दे करके किसान और सेना को दोनों को प्रोत्साहित करके वो अपना कार्य पूरा किए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर में, दो नंबर में क्वेश्चन में है ये कि 1971 का आम चुनाव और कांग्रेस की पुनर्स्थापना। तो 1971 में आम चुनाव कैसे हुए था और कांग्रेस की पुनर्स्थापना कैसे हुई, इसके बारे में चर्चा करने के लिए बोल रहा है। तो देखते हैं, इसका आंसर है कि कांग्रेस में बिखराव और टूट के चलते केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई। कहने का था जैसा ही किसी भी पार्टी जब टूटेगा तो अल्पमत में आ ही जाती है। तो इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई। फिर भी अल्पमत मतलब कहने का मतलब है कि उसको सीट उतना नहीं है, कम जाता है सीट, ठीक है। फिर भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और डीएमके जैसे दलों से प्राप्त हुआ मुद्दा आधारित समर्थन के सहारे सरकार सत्ता में बनी रही। कहने का तात्पर्य है कि कांग्रेस में कुछ विभाजित हो गया, कुछ बंटवारा हो गया, जिस कारण से इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई। लेकिन यहाँ कहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और डीएमके, ये जो दोनों राजनीतिक पार्टी है, अभी वर्तमान में भी पार्टी चल रही है दोनों, तो ये दोनों इंदिरा गांधी को समर्थन कर दिया और समर्थन से किसी एक मुद्दा पर समर्थन किया कि ये मुद्दा अगर हम समर्थन करेंगे तो ये मुद्दा होना चाहिए, देश में लागू होना चाहिए, इस आधार पर समर्थन किया। सहारे कांग्रेस में सत्ता बनी रही। ठीक है, आगे देखते हैं। इस दौरान सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने सचेत रूप से अपनी छवि को समाजवादी
रंग में प्रस्तुत किया। कहने का मतलब जैसा ही बिखराव हो गया तो बिखराव के बाद जब समर्थन किया दूसरे पार्टी ने तो ये क्या काम किया कि अपनी छवि को सुधारने के लिए समाजवादी समाज के रूप में ये कार्य करना चालू किया। भूमि सुधार संबंधी मौजूदा कानून के क्रियान्वयन के लिए अभियान चलाया गया और भू परिसीमन संबंधी कुछ और कानून बनाए गए। कहने का तात्पर्य है कि ये समाजवादी समाज के रूप में जब कार्य करने लगा तो यहाँ कहा कि मौजूदा कानून में भू राजस्व संबंधी जो कानून था उसका नया रूप रंग से ढालने लगा और भू परिसीमन संबंधी कुछ और कानून ला करके बनाए गए। अन्य राजनीतिक दलों पर अपनी निर्भरता समाप्त करने संसद में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने तथा अपने दल के कार्यक्रमों के पक्ष में जनादेश प्राप्त करने की उम्मीद से इंदिरा गांधी ने दिसंबर आगे देखते हैं तो ये कह रहा है कि जैसा ही जब दूसरे पार्टी से सहायता लेकर के जब राज्य चला रहा था शासन चला रहे थे इंदिरा गांधी तो उनके कहने का तात्पर्य है कि मेरा सरकार गिर न जाए इसके लिए कुछ ऐसे कानून ला करके वो देश के कानून को सुदृढ़ कर रहे थे ताकि जनता का विश्वास जीत सके। आगे है 1970 में लोकसभा भंग करने की सिफारिश की। यह इंदिरा गांधी का एक साहसिक कदम था। कहने का तात्पर्य है कि जैसा ही ये जब ये प्रधानमंत्री बनी थी तो कांग्रेस में बिखराव हो गया तो बिखराव के चलते कुछ पार्टी समर्थन किए तो कुछ ऐसे मुद्दा उठा करके कानून बनाए और कानून बना करके ये बोले कि 1970 में लोकसभा को भंग कर दिया, मैंने खुद प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे दिया और करने के बाद यह इंदिरा गांधी का एक साहसिक कदम था। यह लोकसभा का 5वां आम चुनाव था जो फरवरी 1971 में संपन्न हो गया और फिर से कांग्रेस जीत गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ की राजनीति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आपका आज का पॉलिटिकल साइंस का तीसरा क्वेश्चन है कि गरीबी, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ की राजनीति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कहने का तात्पर्य है कि गरीबी हटाओ ये बात राजनीतिक में क्या होता है, इसका मतलब। तो इसका आंसर देखिए कि 1971 का आम चुनाव भारतीय राजनीतिक की अग्नि परीक्षा थी। कहने का तात्पर्य है कि जैसा ही इंदिरा गांधी, इससे पहले आप पढ़े थे कि जैसा ही इंदिरा गांधी ने इस्तीफा दे दिया था और लोकसभा को भंग करवा दिया था तो इसके बाद कहा कि 1971 में आम चुनाव भारतीय राजनीतिक की अग्नि परीक्षा थी कि खुद इस्तीफा दे दी, इसके बाद क्या जीतेगी या हारेगी, तो उसका अग्नि परीक्षा था। तो पुराने कांग्रेस समूह और इंदिरा गुट के बीच जियो या मरो का प्रश्न था। कहने का मतलब जो पहले से कांग्रेस में था और बिखराव हो गया था तो दो दल बट गए थे तो दोनों दल मिल करके चुनाव लड़ रहे थे। तो यहाँ करो जियो या मरो, कहने का मतलब कि आप या फिर ये जीते या फिर ये जीते। लेकिन अगर इंदिरा गांधी हार जाती तो उस पर बहुत उनके छवि को धूमिल हो जाता। इसलिए तो आगे कह रहा है कि प्रश्न था दोनों गुटों का चुनावी घोषणा पत्र और कार्यक्रम काफ़ी लुभावना था। कहने का मतलब दोनों गुट एक दूसरे को, जनता को लुभाने के लिए अपना अपना पत्र भेजते थे कि हम ये चीज़ करवा देंगे, वो बोलते थे कि हम ये चीज़ करवा देंगे। कांग्रेस समूह की तुलना में इंदिरा जी ने दूरदृष्टि का परिचय देते हुए समाज के
उन तबकों को अपनी ओर आकर्षित किया जो आज तक सुविधाओं से वंचित और सामाजिक दृष्टि से बहिष्कृत थे। कहने का तात्पर्य था कि इंदिरा गांधी जी इसी के दूरदृष्टि देखते हुए, कि दूरदृष्टि मतलब होता है कि पहले से भविष्य की बात सोच करके इंदिरा जी ने एक समाज के उन तबकों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश किया जो आज तक सुविधाओं, जो आज तक गरीबी रेखा से नीचे ही रह गए थे, उन पर कोई आज तक विकास हुआ था नहीं। ठीक है, तो वंचित और सामाजिक दृष्टि से बहिष्कृत थे। इंदिरा गांधी ने आम जनता को आकर्षित करने के ख्याल से सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि पर बल देकर ग्रामीण भू स्वामित्व तथा शहरी संपदा के परिसीमन पर जोर दिया। इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ नारे का व्यापक प्रभाव जब देश की आम जनता पर पड़ा, तब इंदिरा गांधी कांग्रेस की तरफ जन समुदाय बड़े पैमाने पर मिले। तो यहाँ कह रहा है कि जैसा ही ये देखे कि जो आदमी गरीब तबका के है उस पर आज तक कोई विकास नहीं हुआ, तो यहाँ पे कहा कि इन्होंने भू राजस्व का जो भू स्वामित्व हुआ, कि जो जिसके खाते में ज़मीन है उसके बारे में पुरजोर दिया और कानून बनाया और गरीबी हटाओ नारे लगाए, जिससे जन समुदाय इन पर आकर्षित हुए। तो ये बड़े पैमाने पर आकर्षित हुआ। उनके इस नारे से विपक्षी समूह तिलमिला गया। उन्होंने समाज के ऐसे लोगों के बीच अपना समर्थन तैयार कर लिया और उन्होंने विश्वास हो चला कि आने वाले दिनों में भी वह इसी तरह से देश के लोगों को आकर्षित करती रहेगी। कहने का तात्पर्य है कि जैसा ही इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और बड़े पैमाने पर जनता को आकर्षित हुआ, तो इस नारे से विपक्षी जो दल था वो तिलमिला गया और समाज के ऐसे लोगों को बीच इंदिरा गांधी ने समर्थन तैयार कर लिया जिन्हें विश्वास हो गया था जनता को कि आने वाले दिन में देश के लोगों को आकर्षित करती रहेगी और ये विकास होता रहेगा। तो ये आज का तीसरा क्वेश्चन समाप्त हुई यहीं पे, और आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे के क्वेश्चन बताए जाएंगे। आज पॉलिटिकल साइंस का 3 क्वेश्चन आज यहाँ पे समाप्त होते हैं।